चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हीमोपोइसिस के बारे में, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हीमोपोइसिस क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस बोल सकते हैं इसको, हेमेटोपोइसिस बोल सकते हैं इसको, या फिर ब्लड फॉर्मेशन बोल सकते हैं। जो भी हमको वर्ड ईजी लगता है बोलने में वो हम बोल सकते हैं। और किसी नाम से अगर से इस बारे में बात कभी होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्लड की अलग अलग सेल्स होती हैं जब वो बनती हैं बोन मैरो के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेमेटोपोइसिस, हीमोपोइसिस या फिर ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ब्लड फॉर्मेशन में एक्चुअली होता ये है कि हमारी जो बोन मैरो होती है उसके अंदर जो एक्टिव रेड बोन मैरो वाला जो पार्ट होता है वो हमारा ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल, और उसी सेल से ही सारी टाइप की ब्लड की सेल्स हमारी बनती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग किस किस पॉइंट पे यहाँ पे बात करने वाले हैं हेमेटोपोइसिस में। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं कि क्या डेफिनेशन हो सकती है हमारी हेमेटोपोइसिस की, फिर इंपॉर्टेंस क्या है हेमेटोपोइसिस का, क्यों ज़रूरी है हेमेटोपोइसिस। देन हम लोग साइड देखेंगे अलग अलग हेमेटोपोइसिस की, कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चे होते हैं, और या फिर जब फीटल स्टेज में जब आते हैं, फिर जब आफ्टर बर्थ जो होती हैं, तो कौन कौन सी साइट होती हैं जहाँ पे हमारा जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि शुरू के 3 से 4 हफ्ते में हमारा जो यॉक सेक होता है वहाँ से हमारा ब्लड बनना चालू होता है, फिर 1 से 2 महीने के बाद हमारा लीवर स्प्लीन ब्लड बनाने लगता है, और जब आफ्टर बर्थ हमारे जो लीवर स्प्लीन वो है ब्लड बनाना बंद करके देन हमारा जो है बोन मैरो जो है वो प्रॉपर हमारा ब्लड बनाने लगता है। तो जो ये पूरी अलग अलग साइट्स हैं कैसे काम करती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे देखें इसके बाद हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या होती है, कैसे काम करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है वो फर्दर जब डिवाइड होती है उसके बाद 2 सीरीज में चल सकती है। एक होती है माइलोइड लाइनेज और एक होती है लिम्फोइड लाइनेज। तो माइलोइड लाइनेज से कौन कौन सी सेल्स बनती हैं, लिम्फोइड लाइनेज से कौन कौन सी सेल्स बनती है, उनके बारे में बात करेंगे। और हीमोपोइटिस का रेगुलेशन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स, फैक्टर्स या फिर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है ब्लड सेल्स को, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और हीमोपोइटिस से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एनीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया हो गया, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में। देन हम लोग कुछ टेस्ट हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा हीमोपोइसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि CBC, बोन मैरो एग्जामिनेशन, तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये हमारा पूरा आज का हमारा एजेंडा है कि किस एजेंडे पे हम लोग आज सारी चीज़ें बात करने वाले हैं ब्लड फॉर्मेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ हीमोपोइसिस के बारे में, कि हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, फिर हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है। तो हेमेटोपोइसिस जो है इस शब्द का मतलब है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना, मतलब ब्लड सेल्स का बनना, उसका बढ़ना और उसका मैच्योर होना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डेवलपमेंट और उसका मैच्योरेशन होने की प्रोसेस को हम लोग हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। देन कौन सी सेल्स बनती हैं, हमारी RBC बनती है जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC बनती है जिसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, और प्लेटलेट बनती है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये मेन जो 3 टाइप की सेल्स होती हैं ये हमारी बनती हैं हेमेटोपोइसिस में। और इनका मेन मकसद ये है कि जो पुरानी सेल्स होती है, हर एक सेल की एक लाइफ होती है, जैसे कि हमारी RBC है उसकी लाइफ 120 दिन है, WBC की लाइफ कुछ दिन होती है, प्लेटलेट की लाइफ भी 5 से 10 दिन होती है। तो जो हर एक सेल है उसकी एक लाइफ होती है, अगर वो लाइफ जब उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो सेल डेड हो जाएगी, तो उसके बदले में उसका काम करने के लिए सेल आनी भी तो चाहिए, तो वो कैसी आएंगी। तो हमारा जो हेमेटोपोइसिस जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारी सारी सेल बनती हैं जो कि पुरानी और डैमेज हो चुकी ब्लड सेल्स को रिप्लेस करके दूसरी सेल्स हमारा बनती हैं हमारी यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को हमारा मेन है कि ये हमको हमारा हीमोपोइसिस कहलाता है, हेमेटोपोइसिस कहलाता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी एक स्टेम सेल होती है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, मतलब कि मल्टी पोटेंशियल इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि मल्टी है, मतलब कि अलग अलग टाइप की सेल को बना सकती है सेल, है ना, इसलिए मल्टी पोटेंशियल हम लोग उसको बोलते हैं। हेमेटोपोइटिक है मतलब ब्लड की सेल्स को बनाती है, और स्टेम सेल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है इसको हम लोग हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, जिससे कि सारी टाइप की ब्लड की सेल्स हमारी बनेंगी। तो भाई हमारी ये जो सेल होती है हमारी, ये सेल क्या करती है, खुद की पॉपुलेशन भी बढ़ा सकती है, मतलब कि डिवाइड होकर के स्टेम सेल भी बना सकती है, और जिससे खुद की पॉपुलेशन इसकी बढ़े, और ये अलग अलग सीरीज में जाकर के सेल बना सकती है, जैसे कि माइलॉइड या फिर लिम्फॉइड। ये सब क्या होते हैं अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पे ये मकसद था हमारा कि हम लोग हेमेटोपोइसिस जो होता है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लें।
चलो आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है हेमेटोपोइसिस होना। तो जो भी हमारी सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है, इनका जो भी काम है वो काम नॉर्मल चलता रहे, उसके लिए हमारे यहाँ पे हेमेटोपोइसिस होना ज़रूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता रहे, कौन करेगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट? आरबीसी करेगी। तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुँचती रहे, जिससे बॉडी एनर्जी बनाते रहे अपनी, उसके लिए हमारा क्या है, हेमेटोपोइसिस होना ज़रूरी है। तभी तो आरबीसी बनेंगी ना, तभी तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जाएगा और सेल्स क्या करेंगी, एनर्जी बनाएंगी। वैसे ही हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है, फिर इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो हमारी डब्ल्यूबीसी से हमारी डिसाइड होती है। डब्ल्यूबीसी हमारी एंटीबॉडीज़ बनाती है, डायरेक्ट एंटीजेंस को किल करती है। तो वो जो है काम, तो वो काम भी तभी सही से चलेगा जब हमारे हेमेटोपोइसिस होगा, ठीक है। देन ब्लड क्लॉटिंग की बात कर लें। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हमारी प्लेटलेट आती हैं, जो कि ब्लड अगर कहीं बह रहा है या फिर कोई दिक्कत अगर हो रही है ब्लड को क्लॉट करने में, मतलब किसी कहीं कट लग गया या फिर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे प्लेटलेट का रोल होता है। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी हमारा जो है यहाँ पे हेमेटोपोइसिस का पार्ट है, कि जिससे हमारा जो है ब्लीडिंग वगैरह कहीं हो तो वो रुक जाए, क्योंकि प्लेटलेट फॉर्मेशन तो हमारे हेमेटोपोइसिस के जरिए होता है ना। देन हमारा जो नॉर्मल हीमोस्टेसिस होता है, मतलब बॉडी का जो नॉर्मल काम होता है कि बॉडी सही तरीके से काम करे अपनी, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमारा क्या है, हेमेटोपोइसिस ज़रूरी है। ये तभी तो हमारी बॉडी सही सीक्वेंस में काम करेगी ना। थोड़ी सी तबीयत थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउन है आज थोड़ी सी, तो जिसके चक्कर में थोड़ा सा खराश भी हो रही है, तो कोई नहीं, करते हैं, चालू करते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने दो चीज़ें भी देखी कि हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है, देन हमारा जो है हेमेटोपोइसिस का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी साइट से हेमेटोपोइसिस होता है। तो हम लोग यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ना, एज के अकॉर्डिंग इन द सेंस कि जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है वहाँ से, और जब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं या फिर ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं वहाँ तक, तो स्टार्ट से एंड तक अलग अलग स्टेज में अलग अलग ऑर्गन्स से ब्लड हमारा बनता है, ठीक है। जैसे कि शुरू के 3 हफ्ते में, लगभग 3 हफ्ते के आसपास हमारा जो योग सेक होता है, हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है, इसमें जो योग सेक हमारा पाया जाता है, ठीक है। जो ये हमारा योग सेक होता है, इस योग सेक में क्या होता है कि हमारा ब्लड का जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं। यहाँ पे कैसे बनती हैं, यहाँ पे जो स्टेम सेल्स पाई जाती हैं वो डिवाइड होती हैं और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं हमारे यहाँ पे। इसको हम लोग प्रिमिटिव हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले हमारा हेमेटोपोइसिस हमारी खुद की बॉडी में हो रहा है ना। क्योंकि इसके पहले तो माँ की जो ब्लड से हमारा जो एम्ब्रियन बनता है ना, लेकिन लगभग 3 हफ्ते के आसपास हमारा खुद का ही बॉडी या फिर योग से हमारा ब्लड बनाने लगता है, तो उसको हम लोग प्रिमिटिव हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। देन उसके बाद जैसे कि 1-2 महीने स्टार्ट होते हैं, तो 1-2 महीने के बाद, जब 1-2 महीने का जब माँ के पेट में बच्चा हो जाता है, तो उस स्टेज को हम फीटल स्टेज बोलने लगते हैं फिर, है ना। तो फीटल स्टेज में लगभग 3 मंथ के आसपास हमारा जो लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड बनाता है, और सेकेंडरी हमारा जो स्प्लीन होता है वो ब्लड बनाता है। तो 2 ऑर्गन जो रहते हैं हमारे ब्लड बनाना चालू कर देते हैं 1 से 2 महीने के बाद, है ना। और फिर ये बनाते रहते हैं लगभग 3 से 4 महीने तक। और उसके बाद फिर जैसे 3 से 4 महीने ख़त्म होते हैं तो लीवर स्प्लीन ब्लड बनाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारी बोन मैरो फिर ब्लड बनाना चालू कर देती है। और जैसे हमारा जब बर्थ हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग जब बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो उसके बाद से ही हमारी जो हमारी स्प्लीन होता है और लीवर होता है वो पूरे तरीके से ब्लड बनाना लगभग बंद कर देते हैं हमारे। तो फिर हमारी बोन मैरो ब्लड बनाना चालू कर देती है। तो हमारी जो बोन मैरो होती है आफ्टर बर्थ, हमारी बर्थ के पहले से ही बोन मैरो ब्लड बनाना चालू कर देती है, लेकिन आफ्टर बर्थ जब बच्चा पैदा होकर के अडल्ट स्टेज में जाने लगता है, तो फिर वहाँ पे से बोन मैरो ही ब्लड बनाती है। और बोन मैरो के साथ साथ थोड़ा सा लिम्फ नोड्स वगैरह जो होती हैं वो ब्लड में कुछ लिम्फोसाइट्स वगैरह का मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जैसे थाइमस वगैरह ग्लैंड कुछ होती हैं, कुछ इस टाइप की कुछ लिम्फ नोड्स वगैरह होती है, वो हमारा क्या करती हैं, ब्लड की सेल्स को मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन मेनली जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के ही अंदर होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो जन्म के बाद से हमारे स्प्लीन और हमारे लीवर ने ब्लड बनाना बंद कर दिया, और जो हमारा योग सेक था वो तो लगभग एक महीने के बाद ही ब्लड बनाना बंद कर देता है। और स्प्लीन और लीवर हमारे बर्थ के पहले से ही या फिर बर्थ के टाइम से ही ब्लड बनाना बंद कर देते हैं। फिर हमारे बोन मैरो का मेन काम आ जाता है। और बोन मैरो क्या करता है, धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरी ज़िंदगी भर बोन मैरो में ही ब्लड बनता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम लोग चिल्ड्रन से छोटे होते हैं जब, तो हमारी सारी बोन्स जो होती हैं, स्कल से लेकर के पैर तक की सारी बोन्स जो होती हैं वो ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो हमारी जो बोन मैरो जो होती है वो श्रिंक होती जाती है। श्रिंक इन द सेंस कि
पहले तो पूरी बॉडी में रेड बोन मैरो पाया जाता है, जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाती है एज, तो बोन मैरो की जगह हमारा जो येलो बोन मैरो वाला पार्ट है वो बढ़ता जाता है। येलो बोन मैरो में हमारा फैट होता है जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है ना, वो फैट डिपॉजिट का काम करता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो येलो बोन मैरो वाला पोर्शन बड़ा होता जाता है, और लगभग 20 साल के आसपास की एज आकर के हमारे जो नीचे के जो लोअर एंड्स हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा रेड बोन मैरो नहीं पाया जाता है। रेड बोन मैरो से पाया जाता है फीमर वाली जो बोन होती है, इसके हमारे प्रॉक्सिमल एंड में पाया जाता है, दोनों फीमर के एंड में, और जो हिप बोन्स होती है उसमें, और वर्टेब्रल कॉलम में हमारा पाया जाता है, सामने की स्टर्नम में पाया जाता है, और जो हमारा ह्यूमरस जो बोन होती है वाली, इसकी ह्यूमरस के भी प्रॉक्सिमल एंड में पाया जाता है, और स्कल की कुछ बोन्स में। तो जो हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो इन कुछ बोन्स में बचता है हमारा रेड बोन मैरो, जो कि एक्टिवली ब्लड बनाता है। बाकी सारी बोन्स से हमारा क्या है, रेड बोन मैरो गायब होने लगता है धीरे धीरे, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो इनसे भी धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब हमारा रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम लोगों ने कैसे देखा कि जब हम लोग बच्चे थे, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज से, फिर फीटल स्टेज में, या फिर अडल्ट स्टेज में कैसे कैसे हमारा वो है कि ब्लड बनना स्टार्ट हुआ और कैसे कंटिन्यू था। एक चार्ट है पूरा कि कैसे कौन कौन से ऑर्गन ब्लड बनाते हैं, और किस किस एज या फिर किस किस मंथ में जा करके वो हमारा वो एक्टिव रहती है, उसके बाद क्लोज हो जाती है। जैसे हम लोग देखें कि 0 से एक मंथ के बीच में लगभग हमारा 3 वीक जो मैंने बोला था, वहाँ से हमारा योगसेक जो होता है वो हमारा ब्लड बनाना चालू करता है। लगभग 3 महीने के बाद वो योगसेक क्या करता है, पूरी तरीके से ब्लड बनाना बंद कर देता है। योगसेक ब्लड बनाना बंद करे इसके पहले ही हमारे लीवर जो है वो ब्लड बनाना चालू कर देता है, और स्प्लीन ब्लड बनाना चालू कर देता है, जिससे वो ब्लड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कर सके पूरी। तो लीवर हमारा ब्लड बनाना चालू कर चुका है, स्प्लीन ब्लड बनाना चालू कर चुका है, तो ये हमारे लगभग 1 से 2 हफ्ते के बाद, 1 से 2 महीने के बाद हमारे लीवर स्प्लीन ब्लड बनाना चालू कर देते हैं। स्प्लीन जो है वो लगभग 7 महीने तक हमारा ब्लड बनाता है, उसके बाद स्प्लीन ब्लड बनाना बंद कर देता है। ठीक है, लीवर जो है हमारा 1 मंथ से लेकर के लगभग बर्थ, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक ब्लड बनाता है, उसके बाद वो लीवर बंद कर देता है। ठीक है, ब्लड बनाना। जो हमारी बोन मैरो है वो लगभग 4 महीने के आसपास हमारी मैच्योर हो जाती है कि वो ब्लड बना सके, है ना। तो वहाँ से वो ब्लड बनाना चालू करती है, और लाइफ लॉन्ग हमारी ब्लड को बनाती रहती है बोन मैरो। जो लिम्फ नोड्स वगैरह हमारी बॉडी में पाई जाती हैं वो भी ब्लड सेल्स में हेल्प करती हैं मैच्योरेशन में, तो वो भी 4 महीने के आसपास चालू होती हैं, और लाइफ लॉन्ग वो भी चलती रहती हैं, ब्लड बनाती रहती हैं। ग्राफ है, एक बार इसको समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी समझने में कि कैसे कैसे हमारे ऑर्गन्स और बोन्स, बोन मैरो हमारे क्या है, इन्वॉल्व हैं ब्लड बनाने में। ठीक है, कितने % ब्लड बन रहा है वो यहाँ पे डिसाइड होता है कि 0 से लेकर के 100% तक कितने % कब और कितने मंथ में और कितने ईयर्स में यहाँ ब्लड बन रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जो हमारा ये वाला जो है 0 से यहाँ 9 तक का, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये मंथ का ग्राफ है ना, और यहाँ से ईयर्स चालू होते हैं। जैसे कि लगभग 20 साल के आसपास हमारी क्या करती है, जो टीबिया जो बोन होती है, टीबिया यहाँ पे हमारे हाथ पे होती है, तो टीबिया जो बोन होती है वो हमारी लगभग बंद कर देती है ब्लड बनाना, टीबिया बोन, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड बोन मैरो है वो पूरा येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमारी जो फीमर बोन होती है, जो हमारे को येलो से दिखाई जा रही है, फीमर जो बोन होती है वो हमारी लगभग 30 साल के आसपास हमारी पूरी तरीके से ब्लड बनाना बंद कर देती है। हाँ, उनके कुछ पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड जो हमको बोल रहे हैं, मतलब जो पास का जो एरिया है, यहाँ पे कुछ मात्रा में हमारा बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो, तो वो हमारा लाइफ लॉन्ग थोड़ा थोड़ा मात्रा में बनाता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना, लगभग 5-10% के आसपास बनाता है। बाकी अधिकतर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो इन बोन्स में होता है, जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम्स वगैरह में, पेल्विक बोन में, स्टर्नम में, रिब्स में, है ना। इन जो हमारी कुछ हड्डियां हैं जिनके अंदर बोन, रेड बोन मैरो एक्टिवली हमारी पूरी ज़िंदगी भर ब्लड बनाता है। तो ये जो बोन है इन वर्टेब्रल कॉलम में, हिप बोन में, और जो सामने की स्टर्नम जो हड्डी होती है हमारी चेस्ट के पास वाली, तो उसमें, और कुछ स्कल की बोन में हमारी बनता रहता है ब्लड। बाकी सब जहाँ से ब्लड हमारा लगभग बनना बंद हो जाता है हमारा, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है। तो इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि कैसे कैसे हमारा ब्लड बनता है अलग अलग बॉडी की ऑर्गन्स में, और बोन मैरो के अंदर भी कौन कौन सी हमारी बोन्स में बोन मैरो पाया जाता है और कब तक वो एक्टिव रहता है। तो थोड़ा सा इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि ब्लड फॉर्मेशन कैसे हमारी बॉडी में हो रहा है। अगर इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, MCQs वगैरह आते हैं, तो वो हमको बनने चाहिए। जैसे कि हम लोग जब ऐसे बोलते हैं ना कि अडल्ट में सबसे ज़्यादा ब्लड कौन सी बोन में बनता है, तो अपने यहाँ पे फीमर ऑप्शन रहता है, रिब्स ऑप्शन रहता है, स्टर्नम रहता है, और वर्टेब्रल कॉलम में पेल्विक रहता है, पेल्विक बोन रहती है, फिर हिप बोन रहती है। तो हमको ऑप्शन हमारा सही होगी, वर्टेब्रल कॉलम और पेल्विक या फिर हिप बोन्स में सबसे ज़्यादा हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, जब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं। तो जब बच्चे रहते हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइम है, जैसे 3 मंथ तक हमारा योगसेक में सबसे ज़्यादा ब्लड बनता है, फीटल स्टेज में मतलब 1 मंथ से लेकर के लगभग हमारा 6-7 महीने तक
हमारे लीवर में सबसे ज़्यादा ब्लड बनता है, देन हमारा बोन मैरो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बोन मैरो में ब्लड बनता है। तो ये चार्ट एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे टाइमिंग इसकी और परसेंटेज ऑफ ब्लड, तो हमको आसानी हो जाएगी समझने में कि एक्चुअली ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल कैसे ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो बोन मैरो में जो मेन जो हमारी सेल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेम सेल, जो प्राइमरी सेल है जो कि ब्लड बनाती है ना, जो कि ब्लड की सारी सेल्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है, HSC हीमोपोइटिक स्टेम सेल। इसको ध्यान रखना, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हीमोपोइटिक स्टेम सेल, दो भी हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो मैं हेमेटोपोइटिक ही बोलता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने हेमेटोपोइटिक ही यूज़ किया गया है, तो हेमेटोपोइटिक ही बोलते हैं। तो जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है, ये क्या करती है, प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल में तो सबसे पहले बनने वाली सेल है ना, सबसे पहले जो प्रेजेंट रहने वाली सेल, उसको प्रिमिटिव बोला जाता है, ठीक है, जो कि सभी टाइप की सेल्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये सेल्फ रिन्यूअल होती है। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब होता है कि हेमेटोपोइटिक सेल बनने के लिए कोई और सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हेमेटोपोइटिक सेल खुद में ही खुद से बना लेती है। मतलब कि एक हेमेटोपोइटिक सेल है, वो दो हेमेटोपोइटिक सेल बन जाएगी, तो जो दूसरी हेमेटोपोइटिक सेल रहेगी वो रिजर्व हो जाएगी आगे यूज़ के लिए, लेकिन एक और जो हेमेटोपोइटिक सेल हमारी डिवाइड हुई वो आगे चली जाएगी अलग हमारी सेल्स बनने के लिए। तो खुद की भी ये पॉपुलेशन मेंटेन करती है, जिससे कि कमी ना हो जाए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की, और आगे जो सेल्स जो होती हैं हमारी RBC WBC प्लेटलेट, इनको भी बनाने की हेल्प करती है, ठीक है। तो खुद की पॉपुलेशन भी मेंटेन करना और ब्लड की सेल्स की पॉपुलेशन भी मेंटेन करना, ये हमारा क्या है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का मेन रोल है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने MCQ पूछे हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की मेन प्रॉपर्टी क्या है। तो मेन प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ रिन्यूअल होती है, मतलब खुद से खुद बन जाती है ना, कि डिवाइड करके खुद की पॉपुलेशन को कम नहीं होने देती है, डिवाइड करके खुद की पॉपुलेशन ही बढ़ाती रहती है, और साथ में मल्टीपोटेंट भी होती है। मल्टीपोटेंट मतलब कि मल्टीपल टाइप की ब्लड सेल्स बना सकती है, जैसे कि RBC WBC प्लेटलेट, ठीक है, सभी टाइप की ब्लड सेल्स में बन सकती है और बना सकती है ये सेल हमारी जो होती है। इसकी लाइफ स्पेन नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा होती है, और ये बोन मैरो के अंदर रहती है हमारी ये सेल, ठीक है, बोन मैरो के अंदर ही रहती है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमको बॉडी में यहाँ वहाँ घूमते हुए नहीं दिखेगी ये सेल, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है बोन मैरो के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कैसे बनाती है ये सेल। तो अभी हम लोगों ने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की बात कर ली, कैसे होती है, सेल्फ रिन्यूअल कैसे करती है, मल्टीपोटेंट हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल सेल्स को ही बना सकती है, ब्लड की अलग अलग टाइप की सेल्स को, और खुद से खुद को भी बना सकती है। मतलब कि अगर एक सेल है तो वो खुद की दो सेल्स बना लेगी, और एक सेल को भेज देगी बनने के लिए अलग सेल को, और एक सेल को रिजर्व रख लेगी। ऐसी जो रिजर्व वाली सेल है, भविष्य में जब उसका यूज़ होगा तो वो भी एक सेल को, एक और दो सेल और बना लेगी, और खुद के लिए भी एक रिजर्व सेल रख लेगी, और बाकी दूसरी सेल को आगे मैच्योर होने के लिए भेज देगी, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बनते हैं बाकी सारी सेल्स, है ना। तो अभी मैं यहाँ बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। देखो, एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है, वो सेल अब क्या होती है, वो डिवाइड एक बार हो चुकी है, अब वो सेल क्या करेगी, मैच्योर होगी। अब वो मैच्योर होने के लिए दो सीरीज में जा सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएट होती है हमारी दो सीरीज में, दो मेजर प्रोजेनिटर्स में डिफ्रेंशिएट हो सकती है। प्रोजेनिटर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर हम लोग बोलते हैं लाइनेज बोल सकते हैं यहाँ पे। तो माइलॉइड लाइनेज में जा सकती है, फिर माइलोपोइसिस सीरीज में जा सकते हो। 3-4 नाम है यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अगर कोई बोले माइलॉइड लाइनेज, या फिर बोले कि माइलोपोइसिस, या फिर कोई बोले अगर से प्रोजेनिटर सेल, तो वो तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें एक ही हैं। मतलब कि अगर कोई बोले माइलॉइड अगर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो माइलॉइड में ये सारी सेल्स बनेगी हमारी। लिम्फॉइड यूज़ हो रहा है तो सिर्फ लिम्फोसाइट बनेगी हमारी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर माइलॉइड कोई बोल रहा है, माइलॉइड के साथ लाइनेज लगा रहा है, या फिर माइलोपोइसिस लगा रहा है, या फिर माइलॉइड प्रोजेनिटर बोल रहा है, तो तीनों चीज़ें एक ही हैं हमारी, है ना। एक ही को हम लोग अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो अगर से हमारी जो स्टेम सेल है, अगर वो माइलॉइड सीरीज में जाके मैच्योर होती है, जैसे कि अगर से हमको RBC की ज़रूरत है, ठीक है, तो जो हमारी स्टेम सेल है वो बनेगी माइलॉइड सेल, और माइलॉइड सेल के बाद वो हमारी स्टेम सेल जो है प्रोइरेथ्रोब्लास्ट सेल बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोनॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। फिर बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बन जाएगी, फिर पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बन जाएगी, देन हमारी वैसे होते होते रेटिकुलोसाइट होते होते हमारी RBC बन जाएगी, ठीक है। वो सेल मैच्योर होती जाएगी, ठीक है। तो जिस भी सेल की बॉडी में ज़रूरत होती है वो हमारी स्टेम सेल उस सीरीज में चली जाती है। जैसे कि अगर लिम्फोसाइट की ज़रूरत होगी तो वो लिम्फॉइड सीरीज में चली जाएगी, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल बना लेगी, फिर लिम्फोब्लास्ट बना लेगी, ठीक है, प्रो लिम्फोसाइट बना लेगी, फिर देन उसके बाद वो हमारी T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, या फिर नेचुरल किलर सेल बना लेगी। तो जो भी जिस भी सेल की बॉडी को ज़रूरत है वो हमारी स्टेम सेल उस सीरीज में जाकर चली जाती है, और वो सीरीज की सेल को बना लेती है। प्लेटलेट की ज़रूरत है तो प्लेटलेट की सीरीज में चली जाएगी।
अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारी जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, वो दो सीरीज में जा सकती है। सबसे पहले तो एक जा सकती है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में या फिर माइलॉइड लाइनेज में, और दूसरी हमारी जा सकती है लिम्फॉइड में। तो माइलॉइड और लिम्फॉइड में जाएगी, लिम्फॉइड में जाएगी तो लिम्फोसाइट बनेगी, माइलॉइड में जाएगी तो ये सारी सेल बनेगी। अब एक एक करके हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि माइलॉइड क्या है और लिम्फॉइड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइलॉइड लाइनेज की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलोपोइसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग है ना कि हाँ माइलॉइड सीरीज की सारी सेल्स बनती हैं। अगर हमारी जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है वो माइलॉइड सीरीज में अगर आती है तो माइलॉइड सीरीज में आने के बाद उसके पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो बन सकती है प्लेटलेट, वो बन सकती है आरबीसी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, इनमें से कोई भी सेल बन सकती है। वो जिसकी बॉडी को ज़रूरत होगी वो सेल बन सकती है। ठीक है, तो अगर से यहाँ पे हमारी जैसे कि यहाँ पर हमारी सारी सेल्स हम लोग लिखी हुई हैं कि एरिथ्रोसाइट बन सकती है, मेगाकार्योसाइट बन सकती है मतलब प्लेटलेट बन सकती है, ग्रेनुलोसाइट में मतलब न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल बन सकती है, या फिर मोनोसाइट में हमारी बन सकती है, या फिर उसको अगर मोनोसाइट जो हमारी होती है वो ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, और कई बार बैक्टीरिया या फिर वायरस जो होते हैं वो हमारे टिश्यूज़ में होते हैं, तो वो मोनोसाइट जो होती है वो ब्लड से टिश्यू में जा करके मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइट सेल बना लेती है। मतलब मोनोसाइट का ही एडवांस वर्जन है मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइट सेल। ठीक है, तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ भी आप पूछ सकते हैं कि मैक्रोफेज किस सेल का एडवांस वर्जन है, न्यूट्रोफिल का, यूसिनोफिल का, बेसोफिल का, कि मोनोसाइट का। तो मोनोसाइट ही टिश्यू में जा करके हमारी मैक्रोफेज बन जाती है या फिर डेंड्राइट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि माइलॉइड सीरीज में ये सारी सेल्स बनती हैं। इनको देखो एक बार में अभी क्लास में ही सब चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन मैं यहाँ समझा सकता हूँ कि कौन सी सीरीज चल रही है, माइलॉइड सीरीज चल रही है तो उससे कौन कौन सी सेल्स बनेंगी। तो हमको एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे तो हमको आसानी से हो जाएगी। कभी हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू पूछे थे, उसमें पूछा गया था कि जब माइलॉइड सीरीज में आरबीसी फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले कौन सी सेल बनती है, तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनती है। ठीक है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट एमसीक्यू में था अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो एमसीक्यू पूछा था उसमें। ठीक है, तो ये हमारी सारी सेल्स हैं जो कि हम लोग की माइलॉइड लाइनेज में बनती हैं। अब एक एक करके हम इनकी फॉर्मेशन समझ लेते हैं। जैसे कि एरिथ्रोसाइट बन रही है तो कैसे बनेगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं एरिथ्रोसाइट के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस मतलब पोइसिस जहाँ पे आ रहा है मतलब उसको बोलते हैं बनना। ठीक है, तो आरबीसी फॉर्मेशन को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस भी बोल सकते हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो जब जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, जब वो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट होती है तो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल बन सकती है हमारी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम लोग नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, प्रोनॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारी प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनेगी तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ अलग अलग हार्मोन्स और अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर से किडनी जो हमारी है वो हमारी निकालती है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन। ठीक है, EPO बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन हमारी किडनी निकालती है, इस हार्मोन की अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की ज़रूरत होगी तो हमारी जो किडनी होगी वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकालेगी और हमारी जो है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल जो है वो हमारी प्रोनॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होने लगेंगी। ठीक है, अगर से हमारी किडनी ने निकाला एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, अब किडनी ने हमारा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर दिया है। अब एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे आएगा, माइलॉइड सीरीज को बोलेगा कि आप प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनो, फिर वो आगे जा करके हमारी आरबीसी बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दो तीन चीज़ें काम करती हैं। एक तो ये हार्मोन काम करता है एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा काम करता है हमारा कि ऑक्सीजन की कमी होना, बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो भी वो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रिलीज हो जाएगा हमारी किडनी से और हमारा क्या है आरबीसी को बनाने में हेल्प करने लगेगा। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे हो गई, एक हो गया हमारा आरबीसी कैसे बन रही है, कौन से हार्मोन के थ्रू, और अगर से ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी हमारा एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा किडनी से और वो आरबीसी बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे जो हमने पढ़े हुए थे कि आयरन और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 वगैरह भी यूज़ होते हैं ना हमारे इसमें। तो अगर से किसी व्यक्ति के बॉडी में फॉलिक एसिड की या फिर विटामिन B12 या फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जब सेल मैच्योर हो रहा हो, जैसे यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस बन रहा है, जब है ना सेल के अंदर आरबीसी के अंदर का जब न्यूक्लियस बन रहा है तो वहाँ पे हमारा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 अहम रोल प्ले करते हैं। अगर उनकी कमी हो जाएगी तो न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा और सेल जो होगी वो मैक्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो वो मैक्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी। या फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी सेल बनते टाइम। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, क्योंकि आयरन तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से बनेगा नहीं, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी आरबीसी के अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारा आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा उस व्यक्ति को। तो जब आरबीसी जब हमारी मैच्योर हो रही होती है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें रोल अपना प्ले करती है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रोल प्ले कर रहा है, दूसरा हमारा आयरन रोल प्ले कर रहा है हीमोग्लोबिन बनाने में,
विटामिन B12 फॉलिक एसिड रोल प्ले कर रहे हैं इसका न्यूक्लियस को मैच्योर करने में। एक बात हमको याद रखनी है कि हमारा जब आरबीसी जब बनती है तो जब वो प्री मैच्योर स्टेज में है, मतलब वो प्रोनॉर्मल ब्लास्ट में है, एरिथ्रोब्लास्ट में है, ठीक है, या फिर पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में है, या फिर यहाँ तक कि रेटिकुलोसाइट में भी है, तो इसमें सब में न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। लेकिन जब वो हमारी मैच्योर हो जाती है आरबीसी तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना ही उसके अंदर डीएनए वगैरह ऐसे कुछ पाया जाता है, ठीक है। इसमें से पाया जाता है हमारे हीमोग्लोबिन बहुत सारा भरा हुआ, ठीक है। तो प्री मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है आरबीसी तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसके जहाँ उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। स्टेजेस देख लेते हैं, मैंने बताया कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, मैच्योर एरिथ्रोसाइट, ये सब क्या है कि स्टेजेस हैं। आरबीसी मैच्योर जैसे जैसे होती जाती है अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, आयरन काम करता है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 काम करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग सोच रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करी कि कहाँ विटामिन B12 यूज़ होगा, फिर कहाँ आयरन का रोल हो जाएगा, क्योंकि इतना अगर डिटेल में पढ़ लेते तो फिर वो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी नॉर्मल हम लोग स्टेजेस की बात कर ले रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ मेंशन भी नहीं किया हूँ मैंने आयरन और विटामिन B12 वगैरह, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं कि ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे है कि ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाले हैं कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाहर निकल जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जैसे जैसे हमारी सेल मैच्योर होगी आरबीसी वैसे वो छोटी होती जाती है, तो मैच्योरेशन के साथ हमारी सेल का साइज घटता है, ठीक है। यहाँ पे जितना बड़ा साइज दिख रहा था आरबीसी का वो मैच्योर होते होते छोटा हो जाता है आरबीसी का साइज। मतलब जब बन रही थी आरबीसी तब वो 14-15 माइक्रोन की थी, लेकिन जब वो मैच्योर हो गई तो हमारी 7 माइक्रोन की बची हमारी आरबीसी जो थी। तो ऐसे ऐसे आरबीसी का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। मतलब रेटिकुलोसाइट जो सेल होती है प्री आरबीसी उसकी साइज भी आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी एरिथ्रोपोइसिस हो गया, कैसे आरबीसी बनती हैं ब्लड में, कौन कौन से हार्मोन यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 वगैरह, ठीक है। और कुछ साइटोकाइंस भी रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लेटलेट कैसे बनती है बॉडी में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो माइलॉइड सीरीज में सेल हमारी आई हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल, तो माइलॉइड सीरीज से वो अगर बॉडी में लगा कि बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो रही है तो एक फैक्टर निकलेगा जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन जो है लीवर और किडनी निकालती हैं। अगर बॉडी में प्लेटलेट की कमी होती है तो लीवर और किडनी थ्रोम्बोपोइटिन निकालेंगी और थ्रोम्बोपोइटिन जाएगा हमारा बोन मैरो में, और बोन मैरो में वो मतलब वो स्टिमुलेट करेगा कि यहाँ पे मेगाकार्यो ब्लास्ट बने हमारे बोन मैरो में, ठीक है। तो मेगाकार्यो जब ब्लास्ट बनेगा फिर वो जब मैच्योर होगा तो वो प्रो मेगाकार्यो ब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रो मेगाकार्यो ब्लास्ट जो हमारा है मेगाकार्योसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मेगाकार्योसाइट टूटती है तो मेगाकार्योसाइट के जो प्लाज्मा, जो हमारा जो प्लाज्मा होता है ना, मेगाकार्योसाइट का साइटोप्लाज्म जो हमारा होता है, जो यहाँ पे हमको लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, उसको जो प्लेटलेट होती है, जो थ्रोम्बोसाइट जिनको बोलते हैं, वो टुकड़े होते हैं। मतलब कि ऐसे बोला जाए कि साइटोप्लाज्म जो होता है मेगाकार्योसाइट का, उसके जो टुकड़े निकलते हैं वो हमारे प्लेटलेट बनते हैं। तो एक मेगाकार्योसाइट से लगभग हमारे काफ़ी सारे प्लेटलेट बन जाते हैं, 15, 20, 25 में काफ़ी सारे प्लेटलेट हमारे बन सकते हैं एक मेगाकार्यो। तो प्लेटलेट क्या है, किसके टुकड़े हैं, मेगाकार्योसाइट के टुकड़े हैं, साइटोप्लाज्म के टुकड़े हैं हमारे, ठीक है। ये हमको याद रखना है यहाँ पे। तो मेगाकार्योसाइट कहाँ पे पाए जाते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। किससे बनते हैं, मेगाकार्योब्लास्ट से बनते हैं। मेगाकार्योब्लास्ट बनाते हैं प्रो मेगाकार्योसाइट, और प्रो मेगाकार्योसाइट मेगाकार्योसाइट बनाते हैं। और मेगाकार्योसाइट के जो साइटोप्लाज्म जब टूटता है तो साइटोप्लाज्म बनाते हैं हमारे प्लेटलेट। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लेटलेट हमारी बनती है। कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, एक है कि थ्रोम्बोपोइटिन इन्वॉल्व है इसमें, जो कि लीवर और किडनी निकालती है। तो ये हमारा हो गया कि प्लेटलेट कैसे बनती है हमारी बोन मैरो के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट के बनने को थ्रोम्बोपोइसिस बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स की। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं हमारे ब्लड में। तो वही हमने बात करी कि हमारा जो मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल है, वो अगर से हमारी बॉडी में इनकी कमी होगी, किसकी कमी होगी कि इन्फेक्शन मान लो किसी की बॉडी में हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी की बॉडी में मान लो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या होता है, यूसिनोफिल बढ़ जाती है, या फिर एलर्जी वगैरह हो गई तो भी यूसिनोफिल बढ़ जाएगी। और अगर से किसी की बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगी।
तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया हैं या फिर जो पैरासाइट हैं वो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो बॉडी को सिग्नल मिलते हैं कि यार कुछ खतरा है बॉडी में, तो इन सेल्स को बनाओ जो कि उसको जा कर के मार सकें उस खतरे को, या फिर उस बैक्टीरिया को मार सकें, या फिर उस पैरासाइट पे जा कर के अटैक कर सकें। तो बॉडी को जब सिग्नल मिलता है तो फिर जो हमारी मल्टी पोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो माइलोइड सीरीज में जाएगी। लिम्फोइड सीरीज तब चलती है ना, उसमें नहीं जाएगी। माइलोइड सीरीज की हमारी माइलोब्लास्ट बनाएगी। जो माइलोब्लास्ट जो होगी वो जिस भी सेल की ज़रूरत होगी, मान लो उसको न्यूट्रोफिल की ज़रूरत है तो न्यूट्रोफिलिक हमारी माइलोसाइट बनाएगी, न्यूट्रोफिलिक पॉलीमाइलोसाइट बनाएगी, फिर माइलोसाइट बनाएगी वो, ठीक है, और मेटा माइलोसाइट में कन्वर्ट होगी, एन बैंड सेल में कन्वर्ट होगी। एन बैंड सेल मतलब न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल में, है ना। यहाँ पे बी बैंड सेल भी होता है, बेसोफिलिक बैंड सेल, और ई बैंड सेल भी होती हैं, यूसिनोफिलिक बैंड सेल, ठीक है। तो इस स्टेज में बैंड सेल दिखती है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है तो वो बैंड सेल जो है न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही जिस भी सेल को बॉडी में ज़रूरत होगी, मान लो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो यूसिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट बनाएगी, फिर यूसिनोफिलिक माइलोसाइट बनेगी, यूसिनोफिलिक मेटामाइलोसाइट बनेगी, यूसिनोफिलिक बैंड सेल बन जाएगी, फिर वो यूसिनोफिल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस भी सेल की बॉडी में ज़रूरत होगी, जिस भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके हिसाब से वो सेल्स हमारी बनेंगी बोन मैरो के अंदर। जब बोन मैरो के अंदर जैसे कि यूसिनोफिल बनेंगी तो फिर वो हमारे ब्लड में आ जाएगी, पेरिफेरल ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड का मतलब होता है जो वो ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, उसको पेरिफेरल ब्लड बोलते हैं। एक ब्लड होता है जो कि बोन मैरो के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो वाला ब्लड बोलते हैं, इसमें कि हमारी सेल्स बनती हैं, ठीक है। वहाँ से पेरिफेरल ब्लड मतलब जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है हार्ट के थ्रू, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स में। तो कौन कौन सी सेल बनती हैं यहाँ पे ग्रेनुलोपोइसिस में? ग्रेनुलोपोइसिस में बनती है न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, GCSF, ठीक है, GMCSF, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5। तो ये जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इनको बढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फेक्शन के टाइम पे न्यूट्रोफिल बढ़ जाती है, एलर्जी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा तो यूसिनोफिल बढ़ जाएंगी। तो ये बढ़ेंगी कैसे? जब सेल बनेंगी वहाँ पे हमारी बोन मैरो के अंदर, तो बोन मैरो के अंदर बनने की ये प्रोसेस हमारी हमने बताई, ठीक है। तो ग्रेनुलोपोइसिस मेरे ख्याल से आ गया सब लोगों को। हम लोग बात करते हैं मोनोसाइटोपोसिस की, मतलब मोनोसाइट्स का बनना, ठीक है। तो हमारे जो हमने देखा कि हमारे जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो माइलोइड सीरीज की सेल में आई, माइलोइड सीरीज से माइलोब्लास्ट बनी। तो माइलोब्लास्ट यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट बना सकती है तीनों टाइप की, या फिर वो माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो सकती है मोनोब्लास्ट में। अगर से बॉडी में मैक्रोफेजेस की कमी हो जाती है, डेंड्राइट सेल्स की कमी हो जाती है, फिर मोनोसाइट्स की कमी हो जाती है, तो फिर वो हमारी जो है माइलोब्लास्ट सेल जो है मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ब्लास्ट मतलब जहाँ पे ब्लास्ट यूज़ हो रहा है मतलब वो प्रीमेच्योर सेल है ना, ध्यान रखने वाली बात है। फिर हमारा जो है मोनोब्लास्ट जो है वो प्रोमोनोसाइट में कन्वर्ट होगा, और प्रोमोनोसाइट जो है हमारी मोनोसाइट बना लेगी। तो मोनोसाइट जो हमारी रहेगी वो हमारी ब्लड में पाई जाती है नॉर्मली, लेकिन अगर से बॉडी में मैक्रोफेजेस की ज़रूरत है, डेंड्राइट सेल्स की ज़रूरत है, तो फिर वो मोनोसाइट ही अपनी एडवांस सेल बना लेगी और मैच्योर होकर के वो टिश्यू के अंदर पहुंच करके वो मैक्रोफेज या फिर डेंड्राइट सेल में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी डेंड्राइट सेल बन जाएगी। तो मोनोसाइट क्या है? बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन वो पेरिफेरल ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से जब वो टिश्यू में चली जाती है हमारी मोनोसाइट, तो वो मैक्रोफेज और डेंड्राइट सेल कहलाती है वो हमारी। तो इस टाइप से हमारी मोनोसाइट बनती है। और इसकी जो स्टेजेस के नाम एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब कैसा है कि याद करने पड़ेंगे थोड़े से नाम, सिमिलर से नाम है ना। माइलोइड सीरीज में जा रहा है तो फिर वो प्रोनोर्मोब्लास्ट बनेगा तो फिर वो RBC बन जाएगी, है ना। प्रो मेगाकार्योब्लास्ट बनेगा तो फिर वो प्लेटलेट बन जाएगी। यहाँ माइलोब्लास्ट बनेगा तो फिर वो ग्रेनुलोसाइट में बन सकती हैं, फिर माइलोब्लास्ट मोनोसाइट बन सकती हैं, ठीक है। थोड़ी सी आज मेरी आवाज़ थोड़ी दबी आ रही है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, तो थोड़ा सा सब लोग ध्यान वो करें कि थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं आएगी तो भी थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं मेरे को। आज आवाज़ सही आवाज़ के ना सही आवाज़ के साथ भी टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने माइलोइड सीरीज़ की बात कर ली कि माइलोइड सीरीज में कौन कौन सी सेल बनती हैं। प्लेटलेट बनती है, RBC बनती है, और ग्रेनुलोसाइट बनती है, और मोनोसाइट बनती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिम्फोइड सीरीज़ की, ठीक है। तो हम लोगों ने ही बात करी है माइलोइड सीरीज में अगर हमारी जो हेमोपोइटिक स्टेम सेल जाएगी तो ये सारी सेल्स बन जाएंगी। अब अगर से वो सेल अगर लिम्फोसाइट की बॉडी में जरूरत, मान लो किसी बैक्टीरिया वायरस ने अटैक कर दिया बॉडी के अंदर, ठीक है,
अब हमको बनानी है एंटीबॉडीज़। तो जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स ही बनाती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ अगर बॉडी को बनानी है तो फिर लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो भी लिम्फोसाइट बढ़ जाती हैं बॉडी में। तो वायरल इन्फेक्शन होगा या फिर एंटीबॉडी बनानी है बॉडी को, तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो लिम्फोसाइट की जो क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, हमारी जो हेमाटोपोटिक स्टेम सेल है वो लिम्फॉइड सीरीज में चली जाएगी। लिम्फॉइड सीरीज इन द सेंस कि लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल बनाएगी। अब ये लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल जो होती है वो बना सकती है लिम्फॉइड डेंड्राइट सेल। ये तो थोड़ी कम ही बनती हैं, अधिकतर जो है हमारी हैं वो लिम्फोब्लास्ट बनती हैं। अब ये लिम्फोब्लास्ट जो है वो प्रो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, और प्रो लिम्फोसाइट बना सकती है स्मॉल लिम्फोसाइट या फिर बना सकती है लार्ज लिम्फोसाइट। जो लार्ज लिम्फोसाइट रहेगी वो हमारी नेचुरल किलर सेल्स कहलाती है। जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ये ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं और कुछ पेरिफेरल टिश्यूज़ में भी ये पाई जाती हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये भी डायरेक्ट जैसे कि हमारी मैक्रोफेजेस वगैरह होती हैं उस टाइप से ही बैक्टीरिया पे और फिर वायरस वगैरह पे अटैक करके उनको किल करने का काम करती हैं, जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, है ना। जो हमारे वायरसेस वगैरह होते हैं उनको अटैक करने का काम करती हैं। जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स वो होती हैं वो हमारी दो टाइप की सेल्स बनती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। और बी और टी लिम्फोसाइट क्या है ना, तो बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर हो रही है। यहाँ पे हम लोग मैच्योरेशन साइड पढ़ सकते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती, बनती तो बोन मैरो है और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, तो उसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो टी लिम्फोसाइट होती है वो बनती तो बोन मैरो के अंदर है, लेकिन जब मैच्योर जब होती है वो तो वो थाइमस के अंदर जाकर के मैच्योर होती है। थाइमस एक बॉडी में हमारी एक ग्लैंड होती है, ठीक है। तो थाइमस के अंदर जाकर के जो सेल्स मैच्योर होंगी लिम्फोसाइट उनको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट, है ना, या फिर टी सेल्स उनको बोला जाता है। एनके सेल्स जो होती हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ में हमारी पाई जाती हैं। तो ये हमने देखा कि जो लिम्फॉइड लाइनेज में अगर से हमारी मल्टीपोटेंशियल हेमाटोपोटिक स्टेम सेल जाएगी तो वो किस टाइप से लिम्फोसाइट्स बनाएगी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। अब देखो अगर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, मान लो कि किसी को कोविड अगर से हो गया तो या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है उस एंटीजन को मारने के लिए। तो हमारी जो बी लिम्फोसाइट होती है वो जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने की जब बारी आती है तो बी लिम्फोसाइट बनाती है प्लाज्मा सेल। अब ये जो प्लाज्मा सेल होती है प्लाज्मा सेल बनाती है हमारी एंटीबॉडीज़, ठीक है। जैसे कि हमारी जो मैक्रोफेज हो गई या फिर टी लिम्फोसाइट हो गई, ये ऐसी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो कि जिनको बोलते हैं हम लोग एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है तो ये सबसे पहले जाकर के, जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह भी होती है, तो ये सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करती हैं। अब अटैक करती हैं तो कभी कभी मार देती हैं उनको, नहीं मार पाती हैं तो उनके कुछ टुकड़े, उन वायरस बैक्टीरिया कुछ टुकड़े ला करके वो प्लाज्मा सेल्स को देते हैं। मतलब मैं एक आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो वो प्लाज्मा सेल्स को ला करके दिखाते हैं कि यार इस टाइप का हमारी बॉडी के अंदर वायरस आया हुआ है, बैक्टीरिया आया हुआ है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है अपन लोगों को, जिससे कि हम उसको मार सकें करके, है ना। तो मतलब ये मैक्रोफेजेस या फिर टी लिम्फोसाइट वगैरह ऐसे सैनिक हैं जो कि उनके कुछ टुकड़े लेके आते हैं जो कि आए हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर बाहर से। तो वो प्लाज्मा सेल्स को देंगे और प्लाज्मा सेल्स उसको देखेगी कि हाँ अच्छा इस टाइप की चीज़ें हैं तो इस टाइप का हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं जो कि इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर इसको मार दें करके। तो वो प्लाज्मा सेल उस टाइप की एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि उन एंटीजेंस को जा करके मार सकें, है ना। जैसे कि हमको जब वायरल फीवर वगैरह होता है, जब बुखार आती है तो 1-2 दिन तक रहती है और उसके बाद हम कोई दवाई ना भी खाएं तो वो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और उसको मार देता है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाता है तो फिर वो बीमारी बन जाती है। जैसे कि टीबी अगर किसी को होती है तो टीबी के बैक्टीरियाज को नहीं मार पाता है हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, या फिर उसको कंट्रोल करके रख सकता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर अगर हो गई धोखे से तो फिर वो टीबी के बैक्टीरिया जो है ग्रो करके हमको टीबी कॉज कर देते हैं। तो अगर से बॉडी का डिफेंस सिस्टम सही काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी हम लोग इतना समझ लें कि हमारे जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर के एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीबॉडीज़ जा करके जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया उसको मार देते हैं। तो ये भी एक पार्ट है हेमेटोपोइसिस का, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे सारी सेल्स बनती हैं, कैसे हमारी प्लेटलेट बनती है, आरबीसी बनती है, सब टाइप की ग्रेनुलोसाइट बनती है, मोनोसाइट बनती है, लिम्फोसाइट्स कैसे बनती हैं, सब टाइप की सेल्स कैसे बनती हैं, कौन कौन सी इसकी स्टेज होती हैं, एक स्टेज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे। अब हम लोग देखें कि इनको रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
तो सबसे पहले कुछ ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं जो कि मैंने बताया था अभी, GM-CSF, ये सब बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग के यहाँ पे सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे कि मैच्योर हो सके। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेशन में हेल्प करते हैं कि अच्छा एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा तो आरबीसी बनेंगी, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन हो जाएगा तो प्लेटेड बनेंगे। ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि यहाँ पर रेगुलेट करते हैं कि कौन सी सेल्स का प्रोडक्शन होना है। साइटोकाइंस जो होते हैं वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि IL-3 मैंने बताया, IL-5 बताया, तो सेल को सिग्नल करने में हेल्प करती है कि अच्छा अब क्या करना है, कैसे मैच्योर होना है। मतलब जो सेल की जो आपस में कम्युनिकेशन वगैरह है वो साइटोकाइंस के थ्रू सेल करते हैं आपस में, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जो कि किडनी में डिटेक्ट होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर किडनी क्या करेगी, वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन निकालेगी और फिर हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। तो ऑक्सीजन लेवल भी डिपेंड करता है हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन में, फिर हेमेटोपोइसिस में। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर जैसे कि आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारी जो है हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, एनीमिया हो जाएगा हमको, विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो भी एनीमिया हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगा हमारा आरबीसी के अंदर का। तो कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन लेवल, साइटोकाइंस, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे ये सब चीज़ें मिल करके कंट्रोल करते हैं कि हमारा हेमेटोपोइसिस कैसे होना है, मतलब बॉडी में सेल्स कैसे बननी है, ठीक है, कैसे वो मैच्योर होंगी, कब बननी है कब नहीं बननी है ना। अगर ये जो हमारा जो है रेगुलेशन है, अगर ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, कोई भी कारण से, आयरन की कमी के कारण या फिर जो है हार्मोन की इम्बैलेंस के कारण या फिर जो बोन मैरो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो फिर हमारे क्रिएट होते हैं डिसऑर्डर्स बॉडी में, जो हम लोग के अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स मतलब बीमारियाँ, जिसको हम लोग डिसीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर से हमारे सेल्स का बनना कम होगा अगर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीज हेमेटोपोइसिस, मतलब हेमेटोपोइसिस का कम हो जाना। हेमेटोपोइसिस का कम हो कब कम हो सकती है हेमेटोपोइसिस, ठीक है। तो अगर से किसी को एनीमिया हो गया, एनीमिया किस कारण से हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। जब हम लोग ने एनीमिया पढ़ा हुआ था तो हमने बहुत सारे कारण की बात करी थी, जैसे कि हीमोलाइसिस हो सकता है बॉडी में, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हो गई, आयरन की कमी हो गई, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बॉडी में एनीमिया हो सकता है, मतलब आरबीसी की कमी हो जाना। आरबीसी की कमी हो जाने का मतलब होता है एनीमिया हो जाना। तो यहाँ जो एक हमारी जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो कि WBC तो सेम क्वांटिटी में है, जितनी यहाँ पे है उतनी ही WBC यहाँ पे है, प्लेटलेट भी सेम क्वांटिटी में है, लेकिन हमारी आरबीसी का नंबर ऑफ काउंट कम हो गया है। जब बॉडी में आरबीसी का काउंट कम हो जाता है तो, या फिर हम लोग का काउंट HB का काउंट कम हो गया, आरबीसी का काउंट कम हो गया, तो हम लोग को बॉडी में एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसी स्टेज को हम लोग एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। किस कारण से हो सकता है, तो हमने बता दिया कि बहुत सारे कारण हैं इसके। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी की कम हो जाएगी अगर किसी को एनीमिया हो गया तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया की। तो एप्लास्टिक एनीमिया में जैसे हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है हाइपोसेलुलरिटी। हाइपोसेलुलरिटी मतलब होता है कि सेल्स का बनना कम हो जाना, ठीक है, सेल्स का बनना कम हो जाना। हाइपो मतलब कम हो जाना, सेलुलर मतलब सेल्स का। हाइपर अगर से यहाँ पे होता तो सेल्स का बनना ज़्यादा हो जाना, तो वो हाइपर सेलुलरिटी कहला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइपोसेलुलरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब सेल्स का बनना कम हो जाना। तो एप्लास्टिक एज हम लोग एनीमिया में क्या हो रहा था कि आरबीसी का बनना कम हो रहा था, ठीक है। एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सभी टाइप का सेल्स का बनना कम हो जाता है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट तीनों कम बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आरबीसी, WBC, प्लेटलेट जो थी, यहाँ पे तीनों चीज़ों में कमी आ गई हमारी। तो अगर इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, मतलब कि सारी सेल्स का कम हो जाना, हो सकता है इन्फेक्शन के कारण हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए बॉडी को, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हमारे जो बोन मैरो है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिनके कारण हमारा एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। इनका डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो तो एक अलग कैसे करेंगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनीमिया के बारे में बात हो गई, एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात हो गई। और ये दोनों जो कंडीशन है ये है कि जब हमारा हेमेटोपोइसिस कम हो जाता है, ठीक है। किस कारण से कम हो जाता है, तो कारण तो अलग अलग है, बताया जैसे मैंने, ठीक है। तो आरबीसी या फिर सारी सेल्स का कम हो जाना, यहाँ पे हमारा डिक्रीज हेमेटोपोइसिस शो करता है। अब इंक्रीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज अगर से हेमेटोपोइसिस हो जाता है, इसको बोलते हैं, या फिर एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो बहुत सारे कारण से हो सकता है, जैसे कि एक हमारा आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। कि अगर किसी की बॉडी में ल्यूकेमिया हो गया या फिर ब्लड कैंसर हो गया, तो बोन मैरो जो है वो इमेच्योर WBC या फिर इमेच्योर ब्लास्ट सेल्स बनाने लगती है, और जो कि अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफिकेशन जो होता है, इस पर ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं कि जवानी टेढ़ी हो जाए।
प्रोलिफरेशन मतलब बनना बहुत ज़्यादा, है ना। जो यहाँ पे मेन बात है हमारी कि बोन मैरो जो है इमेच्योर सेल्स बना रही है, ठीक है। इमेच्योर सेल्स मतलब कि वो मेच्योर हो नहीं पा रही हैं और हमारे ब्लड में आ जा रही हैं, मतलब और अनकंट्रोल्ड है, कोई कंट्रोल तरीके से नहीं है। कंट्रोल अगर होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। तो जब ब्लड कैंसर होता है किसी को या फिर ल्यूकेमिया होता है तो अनकंट्रोल्ड सेल बनती हैं, वो अनकंट्रोल्ड इमेच्योर सेल्स बनती हैं हमारी। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल व्यक्ति है जिसके में जो हमारी सेल न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट सही मात्रा में पाई जा रही थी, लेकिन जो ल्यूकेमिया किसी को हो गया तो ल्यूकेमिक सेल मतलब जो ब्लड कैंसर वाली सेल्स होती हैं या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी सेल जो कि हमारी पेरिफेरल ब्लड में या फिर हमको या फिर बोन मैरो में भी इतनी ज़्यादा मात्रा में जरूरत जिन चीज़ों की नहीं थी तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बढ़ जाती हैं। इमेच्योर सेल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाना, वो हमारा ल्यूकेमिया कहलाता है। अब जो भी सेल बढ़ेगी उस सेल का ल्यूकेमिया हो जाएगा ना, वो तो अदर टॉपिक है ल्यूकेमिया का, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ल्यूकेमिया भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हमारा है माइलो पॉलीफेरेटिव जो हमारा डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक टाइप की सेल्स या फिर कोई भी टाइप की सेल्स का बढ़ जाना, जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें हमारा इसमें पॉलीसाइथीमिया बहरा या फिर हमारा जो है कि थ्रोम्बोसाइथीमिया मतलब कि कोई भी एक टाइप की सेल्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना। तो माइलॉइड सीरीज या फिर माइलॉइड लाइनेज की जो सेल्स होती हैं उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना, ठीक है। जबकि मेच्योर सेल्स जो हैं रिलेटिवली नॉर्मल रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सेल्स और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। मेच्योरेशन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन उनका क्या है, काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो सकता है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होगा कि हमारी जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हमारी हैं लगभग हमारी सभी टाइप की जो सेल्स हमारी होती हैं जो कि माइलॉइड सीरीज की सेल आती है, माइलोब्लास्ट वगैरह, तो इन सेल्स का हमारा क्या होना, बढ़ जाना हमारा, ठीक है। देन हमारा होता है कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया मतलब कि प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना, ठीक है। और पॉलीसाइथीमिया वगैरह भी जो है वो इसी में आएगा हमारा। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में आरबीसीज का नंबर ऑफ काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि किसी इसको हीमोग्लोबिन 19-20 मतलब नॉर्मली 17 तक होता है ना, इसमें 19-20 हमारा हीमोग्लोबिन आने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी क्या आरबीसीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा आरबीसीज की क्वांटिटी बढ़ जाना और साथ में आरबीसीज बढ़ रही है तो फिर हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो इससे क्या होती है, ब्लड की जो विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो इससे क्या हो सकता है कि ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, हमको सिर दर्द हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड बीपी वगैरह बढ़ सकता है। तो बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमारे पॉलीसाइथीमिया वगैरह के, है ना। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि सेल्स बढ़ जाती है और हमने इसके पहले बात करी जिसमें सेल्स हमारी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो आज की सेल्स अब हम लोग जो आज की हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर ली, कुछ हम लोग लेबोरेटरी कोरिलेशंस की बात कर लेते हैं, फिर लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले हम लोग सीबीसी करेंगे। सीबीसी में ही हम लोग को पता चल जाएगा कौन सी सेल्स की मात्रा कितनी है, ठीक है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कर सकते हैं। इसमें लोग सेल्स की मार्फोलॉजी देख सकते हैं, मतलब कि हम लोगों ने ब्लड स्मीयर बनाएंगे उसको कलर करेंगे लीशमैन स्टेन से और हम उसको माइक्रोस्कोप में देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन कर सकते हैं मार्फोलॉजी देखने के लिए, काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीबीसी कर सकते हैं। अगर से बोन मैरो जो है रिस्पॉन्स उसका प्रॉपर तरीके से देखना है कि वो आरबीसी बना रही है, इमेच्योर बना रही है, मेच्योर आरबीसी तो हमारी बॉडी में नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट कर लेते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हीमोलाइसिस होता है बॉडी में तो इमेच्योर आरबीसीज हमारी बॉडी में आने लगती हैं और उनको हम लोग रेटिकुलोसाइट बोलते हैं और उनका काउंट कर लेंगे। अगर वो हमारी बॉडी में आ रही तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार हो सकता है कि जो हमारी जो है बोन मैरो जो है कुछ ज़्यादा एक्टिव है और बॉडी में हीमोलाइसिस वगैरह हो रहा है करके, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं और बायोप्सी कर सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि एक्चुअली क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे कि अगर से किसी को एप्लास्टिक एनीमिया है तो मतलब खून में मतलब कि उसका जो है डब्ल्यूबीसी काउंट भी 1-2 हज़ार आ रहा है, प्लेटलेट काउंट भी कुछ 50-60 हज़ार के आसपास आ रहा है डब्ल्यूबीसी, और जो आरबीसी काउंट भी हमारा बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो सारी सेल्स की अगर काउंटिंग कम आती है तो हम लोग यहाँ पे बोन मैरो एस्पिरेशन करके देख सकते हैं कि बोन मैरो सही मात्रा में बना रही है कि नहीं बना रही है सेल, या फिर बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं कि बोन मैरो का जो स्ट्रक्चर है, जो उसके जो बोन मैरो के अंदर जो सारी टाइप की सेल्स पाई जाती है वो सही तरीके से है कि नहीं है, वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बोन मैरो बायोप्सी या फिर एस्पिरेशन करके कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग का ब्लड कैंसर के टाइम पे भी हम लोग यहाँ पर बोन मैरो बायोप्सी या एस्पिरेशन करके देख सकते हैं कि बोन मैरो के अंदर क्या दिक्कत है
है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सीरीज में से इनका करते हैं कि CBC, पेरिफेरल ब्लड में रेटिकुलोसाइट, और फिर हम लोग यहाँ बोन मैरो। तो जिसमें भी हमको डायग्नोसिस हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग उसको बता देंगे कि आपको ये दिक्कत हो सकती है करके, फिर है। तो ये कुछ लेबोरेटरी कोरिलेशन है। तो आज का जो हमारा है ब्लड फॉर्मेशन, तो ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। अभी हम लोग अभी एक लिंक शेयर करेंगे गूगल मीट की ग्रुप में, तो वहाँ से सब लोग क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कौन सी सेल से कैसे कौन सी सेल बन रही है, फिर कौन सी साइट से ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत अगर से हो, ये जो पूरा चार्ट हमने समझा है इस पर किसी को कोई दिक्कत हो, तो इसके बारे में हम लोग भी डिस्कशन कर लेंगे। और लगभग 10 से 20 MCQ सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो है रिवीजन भी एक अच्छे तरीके से हो जाएगा इन सभी चीज़ों का, ठीक है। तो मिलते हैं लैब क्लास, अब हम लोग क्लास में लोग एंड करते हैं, और हम लोग मिलते हैं डिस्कशन वाली क्लास में, जिसमें हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे और हम लोग बात करेंगे अदर चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।